में आजादी और मॉडर्न थिंकिंग के साथ रिश्तों के मायने भी लगातार बदल रहे हैं। शादी जो कभी केवल सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाती थी, आज कानूनी दायरों और स्वार्थों के बीच उलझकर रह गई है। अक्सर ये माना जाता है कि घरेलू हिंसा या शोषण का शिकार केवल महिलाएं होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पत्नियों द्वारा पतियों से फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन करने या मानसिक प्रताड़ना के केस देखने को मिले हैं। ये विषय बेहद सेंसिटिव है। समाज का झुकाव अक्सर महिलाओं को सिंपैथी देने की तरफ होता है, जिससे पुरुषों की आवाज दब जाती है। आज के समय में शादी केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है, जिसमें अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों शामिल हैं। लेकिन जब इस रिश्ते को एक पार्टनर केवल अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगे, तो ये पूरे मैरिज इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा करता है। पत्नियों द्वारा पतियों से वसूली की घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि मेंटेनेंस, एलिमनी या कंपनसेशन के नाम पर पुरुषों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार ये लड़ाई इतनी थका देने वाली होती है कि पुरुष आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। हमारा देश अतुल सुभाष के केस को अभी तक भूल नहीं पाया है और शायद ही कभी भूल पाए। पत्नियों द्वारा पतियों से वसूली की घटनाएं हमारे समाज और लीगल सिस्टम के सामने एक सीरियस चैलेंज बनकर खड़ी हैं। ये मुद्दा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों में निष्पक्षता और बराबरी कैसे कायम रखी जाए और कानून का मकसद जस्टिस पाना ही रहे, ना कि किसी का शोषण करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में किस तरह से पत्नियों द्वारा शादी से जुड़े कानूनों का मिसयूज किया जाता है। मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहा हूं जिनका यूज करके पत्नियां अपने पतियों से पैसों की वसूली करती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे समाज में ये सब कैसे होता है, क्यों होता है और आज के ज़माने के हिसाब से इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है पति को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर उससे पैसे वसूलना। हमारे समाज में जब पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो अक्सर विवाद अदालत तक पहुंच जाते हैं। कई बार पत्नियां अपने पति पर झूठे केस दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे पैसे या प्रॉपर्टी वसूलने की कोशिश करती हैं। ये ट्रेंड न केवल समाज में असंतुलन पैदा करता है, बल्कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के कई प्रोविजंस के अंडर क्राइम भी है। ऐसी पत्नियां पति और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाने की धमकी देती हैं। वो कानूनों को नेगोशिएशन टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। पति ये सोचकर समझौता कर लेता है कि अगर मामला अदालत तक गया तो उसकी सोशल इमेज और कैरियर दोनों खत्म हो सकते हैं। कानून के मुताबिक अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के धमकी देकर पैसे या प्रॉपर्टी मांगती है तो ये सीधे बीएनएस की धारा 308 के अंडर आता है, जो एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली की धारा है। इसमें यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर धमकी देकर या डराकर किसी से फाइनेंशियल बेनिफिट लेता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। अगर पत्नी झूठा मामला दर्ज कर देती है तो ये बीएनएस के अंडर क्राइम माना जाएगा। इंटरनेशनल डिटेक्टिव होने के नाते मैं रोजाना ऐसे केस देखता हूँ। पोस्ट मैट्रिमोनियल यानी शादी के बाद के जो भी केस मेरे पास आते हैं उनमें ये केस काफ़ी कॉमन है। पत्नियां पतियों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे मन चाहे पैसे वसूलती हैं। कोर्ट की लंबी प्रोसेस से घबरा कर पति उसकी सब बातें मानता रहता है। जब पति पैसे दे देकर और डर डर कर थक जाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं ताकि किसी तरह सबूत जुटा पाएं कि उनको झूठे केस में फंसाने की धमकियां
मिल रही है। इसके लिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई केस रिपोर्ट हुए हैं। यहां अदालत ने पाया कि महिला अपने पति पर लगाए गए दहेज और उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं कर पाई। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे मामलों में कन्विक्शन रेट केवल 14 से 17% रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में केस या तो झूठे थे या सबूतों की कमी में खारिज कर दिए गए। ऐसे झूठे मामलों से पतियों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन केस जीतने के बावजूद भरपाई का कोई ऑप्शन कानून नहीं देता और ना ही पत्नी को झूठा केस करने की कोई सजा मिलती है। जब पत्नी झूठे केस की धमकी देती है तो पति लगातार डर और तनाव में जीता है। उसे लगता है कि किसी भी दिन पुलिस दरवाजे पर आकर उसे और उसके परिवार को गिरफ्तार कर सकती है। इससे उसकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती है। कई मामलों में पुरुष आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि वे समाज और कानून दोनों से घिरे होते हैं। इस प्रकार की घटनाएं शादी जैसे पवित्र बंधन को अविश्वास और लेन देन के रिश्ते में बदल देती हैं। झूठे केस की धमकी देकर पति से वसूली करना एक खतरनाक सोशल ट्रेंड है। ये न केवल बीएनएस के अंडर क्राइम है बल्कि समाज में रिश्तों की पवित्रता को भी खत्म कर देता है। जरूरत है कि पति पत्नी के विवादों को सेंसिटिव तरीके से सुलझाया जाए और कानून को हथियार बनाकर वसूली करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। तभी शादी के असली मकसद प्यार, सहयोग और जीवन भर के साथ को बचाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि कानून को जेंडर न्यूट्रल किया जाए, मतलब झूठा केस दर्ज करने वाले को भी सख्त सजा मिले, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अदालतों ने भी समय समय पर ये कहा है कि पुलिस बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट का 2014 का अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार फैसला इसी दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ऐसे मामलों में पुलिस सीधे गिरफ्तारी ना करे बल्कि पहले सबूत जुटाए। जब पति पत्नी अलग होते हैं तो पत्नी को फाइनेंशियली सुरक्षित रखने के लिए कानून में मेंटेनेंस और एलिमनी का प्रोविजन किया गया है। मेंटेनेंस का मतलब है कि पति द्वारा पत्नी और बच्चों के लिए रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जबकि एलिमनी एक बार में दिया जाने वाला सेटलमेंट अमाउंट है। ये प्रोविजन महिलाओं को असुरक्षा और फाइनेंशियल संकट से बचाने के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका मिसयूज तेजी से बढ़ रहा है। कई बार पत्नियां इन प्रोविजंस का यूज हस्बैंड से भारी भरकम रकम वसूलने के लिए करती हैं, जो असली खर्च से कहीं ज्यादा होता है। यानी पतियों से वसूली करने का दूसरा तरीका है मेंटेनेंस और एलिमनी के बहाने पति की इनकम का बड़ा हिस्सा वसूलना। मेंटेनेंस और एलिमनी के प्रोविजन सीआरपीसी की धारा 125 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर मिलते हैं। बीएनएस सीधे मेंटेनेंस को कंट्रोल नहीं करती। हालांकि अगर पत्नी पति को धमकी देकर या उस पर दबाव डालकर उससे जरूरत से ज्यादा पैसा वसूलती है तो ये बीएनएस की धारा 308 यानी एक्सटॉर्शन के अंडर आ सकता है। अगर पत्नी कोर्ट में झूठे सबूत पेश करके अपनी जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है तो ये भी बीएनएस के अंडर क्राइम है। ऐसे केसेस में पत्नी अपनी एक्चुअल जरूरत या हस्बैंड की रियल इनकम से कहीं ज्यादा खर्चे का दावा करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पति की मंथली इनकम 60,000 है तो पत्नी मेंटेनेंस के रूप में 40,000 या उससे भी ज्यादा की डिमांड करती है। कई बार पत्नी कोर्ट में हस्बैंड की साइड इनकम, प्रॉपर्टी या एसेट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। इस तरह के मामलों में हस्बैंड को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में भी परेशानी होती है। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां अदालत ने पाया कि पत्नी ने हस्बैंड से मेंटेनेंस के रूप में उसकी कुल इनकम का 60% से ज्यादा मांग लिया। 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में कहा था कि मेंटेनेंस का उद्देश्य पत्नी को कंफर्टेबल लाइफ देना है, हस्बैंड को बर्बाद करना नहीं। अदालत ने साफ कहा कि पत्नी का हक तो है, लेकिन ये हक
हस्बैंड की कैपेसिटी और एक्चुअल इनकम पर बेस्ड होना चाहिए। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक भारत में डिवोर्स और मेंटेनेंस से जुड़े केसों की संख्या हर साल बढ़ रही है। 2021 में मेंटेनेंस क्लेम से जुड़े 1.5 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग थे। इनमें से कई केसों में सेटलमेंट अमाउंट हस्बैंड की एनुअल इनकम से कहीं ज्यादा था, जिससे साफ होता है कि इस प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है। जब पत्नी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस या एलिमनी मांगती है तो हस्बैंड पर भारी फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। उसे लोन लेना पड़ता है, अपनी सेविंग खत्म करनी पड़ती है और कभी कभी तो दिवालियेपन की कगार पर पहुंच जाता है। इसका सीधा असर उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। कई हस्बैंड डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई को केवल कानूनी दबाव में लूटा जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और परिवार की जिम्मेदारियों पर भी गहरा असर पड़ता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि मेंटेनेंस और एलिमनी को नीड बेस्ड बनाया जाए, मतलब पत्नी को उतना ही दिया जाए जितनी उसकी एक्चुअल नीड है, ना कि हस्बैंड की पूरी कमाई। इसके लिए अदालतों को पत्नी और पति दोनों की इनकम, लाइफस्टाइल और फैमिली ऑब्लिगेशंस का संतुलित आकलन करना चाहिए। अगर पत्नी जानबूझकर इनकम छुपाकर या झूठा दावा करके हस्बैंड से पैसा वसूलने की कोशिश करती है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। भारत के कई लॉ एक्सपर्ट्स ने यह सुझाव दिया है कि मेंटेनेंस लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि हस्बैंड भी अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सके। इससे बैलेंस और फेयरनेस बनी रहेगी और वसूली का घटिया खेल खत्म होगा। भारत जैसे समाज में यहाँ रिश्तों और परिवार की इज्जत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वहाँ किसी भी व्यक्ति की सोशल इमेज उसकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, खासकर पुरुषों के लिए जिन पर अक्सर परिवार की फाइनेंशियल और सोशल जिम्मेदारी होती है। उनकी रेपुटेशन ही उनका आधार बन जाती है। ऐसे में जब पत्नी पति से वसूली करने के लिए उसकी सोशल इमेज खराब करने की धमकी देती है तो ये न केवल एक पर्सनल अटैक होता है बल्कि परिवार और रिश्तों की जड़ों को भी हिला देता है। पति को ये महसूस कराया जाता है कि अगर उसने पत्नी की आर्थिक मांगे पूरी नहीं की तो उसकी इज्जत और समाज में बना हुआ स्थान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। यही डर उसे मजबूर कर देता है कि वो बिना सोचे समझे पत्नी की शर्तों को मान ले। मतलब पति से एक्सटॉर्शन का तीसरा तरीका है उसे सोशल इमेज बिगाड़ने का इतना डर दिखाना कि जितना मांगो उतना पैसा देने को मजबूर हो जाए। कई केसेस में देखा गया है कि जब पत्नी पति से अलग होती है तो वो बदले पर उतारू हो जाती है। मेरे पास लगभग रोजाना ऐसे केस आते हैं जिनमें पति ऐसी शिकायतें करते हैं। कुछ क्लाइंट बताते हैं कि उनकी वाइफ ने उनके बॉस, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों, यहाँ तक कि घरेलू नौकरों तक को फ़ोन करके उनकी बुराई की, उनके बारे में गलत बातें की, उनको भड़काते हुए कहा कि पति उनके बारे में क्या सोचता है, पीठ पीछे उनकी क्या बुराई करता है। बीएनएस में ऐसी स्थिति को सीरियस क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सोशल रेपुटेशन बिगाड़ने की धमकी देकर पैसा वसूलता है तो ये सीधे एक्सटॉर्शन के अंडर आता है। यहाँ धमकी का तरीका फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सोशल होता है, जिसे साबित करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन उसका असर कहीं ज़्यादा गहरा होता है। अगर पत्नी ये कहती है कि वो पति के ऑफिस में जाकर झगड़ा करेंगी, उसके कुलीग्स या बॉस के सामने उसे बदनाम करेंगी या सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अपमानजनक बातें लिखेंगी, तो ये पति के लिए बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर बन जाता है। वो अपने कैरियर, रिश्तों और समाज में अपनी जगह को बचाने के लिए पत्नी की हर बात मानने को मजबूर हो जाता है। अदालतों ने भी समय समय पर यह मानना है कि सोशल इमेज खराब
करने की धमकी देना मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूरटी की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में यह कहा गया है कि जब कोई जीवन साथी बार बार अपने पार्टनर की सोशल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो ये क्रूरता का क्लियर एग्जाम्पल है। लेकिन जब यही धमकी आर्थिक लाभ के लिए दी जाती है तो ये केवल क्रूरता नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन का रूप ले लेती है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मानसिक उत्पीड़न और दबाव से जुड़े मामले लगातार बढ़े हैं। खासकर अर्बन एरियाज में ऐसे केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। यहाँ सोशल स्टेटस और पब्लिक इमेज लोगों के बहुत मायने रखती है। इस तरीके की धमकी का असर केवल पति पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। पेरेंट्स, भाई बहन और बच्चे तक शर्मिंदगी महसूस करते हैं अगर समाज में उनके बेटे या पिता की छवि खराब होती है। कई बार पतियों ने कोर्ट में गवाही दी है कि उन्हें पत्नी से इतना डर नहीं था जितना इस बात से था कि अगर पत्नी ने ऑफिस में जाकर हंगामा कर दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ सेल्फ एस्टीम का भी मर्डर होता है। समाज में इज्जत को लेकर ये मनोवैज्ञानिक दबाव इतना गहरा होता है कि कई पति डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद न आने जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वे बार बार यही सोचते रहते हैं कि उनकी मेहनत और ईमानदारी से बनाई गई रेपुटेशन कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये डर उन्हें चुपचाप पत्नी की हर डिमांड पूरी करने के लिए प्रेरित करता है। कानून का मकसद रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें न्याय के रास्ते पर रखना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर पत्नी पति से वसूली करने के लिए उसकी सोशल इमेज बिगाड़ने की धमकी देती है तो इसे सीरियस क्राइम माना जाए। अदालतों को चाहिए कि ऐसे मामलों में सेंसिटिव होकर काम करें। अगर ये साबित हो जाए कि पत्नी ने झूठे आरोपों या धमकियों से पति को बदनाम करने की कोशिश की है तो उसे सख्त सजा दी जाए। पति की रेपुटेशन को बचाने के लिए समाज में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। भारतीय समाज में बच्चे किसी भी मैरिड कपल के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते चाहे जैसे हों लेकिन बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी हमेशा रहती है। पर जब पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगता है तब अक्सर बच्चे अनजाने में उस लड़ाई का सबसे बड़ा शिकार बन जाते हैं। पत्नियों द्वारा अपने पति से वसूली करने का चौथा तरीका है बच्चों का यूज करना। ये तरीका सबसे सेंसिटिव और खतरनाक है। इसमें पत्नी बच्चों की कस्टडी, उससे मिलने के अधिकार और उसके फ्यूचर को हथियार बना लेती हैं ताकि पति उसकी फाइनेंशियल या दूसरी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये तरीका इतना इफ़ेक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि हर पिता अपने बच्चे से दिल की गहराइयों से जुड़ा होता है। पत्नी अगर कह दे कि वो पति को बच्चों से मिलने नहीं देगी या बच्चों को पति के खिलाफ भड़का देगी तो पति का मनोबल टूटने लगता है। कई मामलों में देखा गया है कि पत्नियां मेंटेनेंस या सेटलमेंट के दौरान अपनी शर्तें मनवाने के लिए कहती हैं कि अगर पति ने पैसे नहीं दिए तो वो कस्टडी के अधिकार से वंचित रह जाएगा। ये साफ तौर पर इमोशनल ब्लैकमेल है जिसका सीधा असर पति की मेंटल हेल्थ और फैमिली लाइफ पर पड़ता है। बीएनएस में इस तरह की स्थिति को भी इनडायरेक्ट वे में एक्सटॉर्शन के तौर पर देखा जाता है। अगर पत्नी बच्चे की कस्टडी का यूज करके पैसों या किसी अन्य लाभ की डिमांड करती है तो ये पति की कमजोर भावनाओं का फायदा उठाना है। बीएनएस की धारा 308 में ये स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति किसी और को नुकसान पहुंचाने या डर पैदा करने की धमकी देकर उससे कोई लाभ लेता है तो ये एक्सटॉर्शन कहलाता है। यहाँ नुकसान सीधे फिजिकल नहीं होता बल्कि ये इमोशनल और मानसिक होता है जो और भी ज़्यादा गहरा असर छोड़ता है। अदालतें भी कई बार इस मुद्दे पर सख्ती से पेश आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि बच्चे को मां या बाप में से किसी एक से अलग करना और उसे दूसरे के खिलाफ भड़काना चाइल्ड क्रूरटी यानी बाल क्रूरता की श्रेणी में
आता है। लेकिन जब इसका मकसद केवल पैसे या प्रॉपर्टी वसूलना हो तो ये क्राइम और भी सीरियस हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में ये कहा था कि बच्चों का यूज तलाक या विवाद में बार्गेनिंग टूल की तरह करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये बच्चे की मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है और पिता को बेहद दर्द देता है। इसका सामाजिक पहलू भी बहुत गहराई वाला है। जब बच्चे को पिता से अलग कर दिया जाता है तो बच्चा धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसका पिता गलत है। पत्नी पति को सबक सिखाने या उससे बदला लेने के लिए कई बार उसे ऐसी बातें सिखाती है कि बच्चा पिता से नफरत करने लगे। इससे न केवल पिता और बच्चे का रिश्ता बर्बाद होता है, बल्कि बच्चे के अंदर भी एक हमेशा रहने वाला मानसिक दर्द छोड़ जाता है। बड़ा होने पर उसे ट्रस्ट इशू होने लगते हैं, मतलब वो रिश्तों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता और हमेशा अनसेफ महसूस करने लगता है। यही सोच पति को तोड़कर रख देती है। वो अपने बच्चों को खोने के डर में अक्सर पत्नी की हर शर्त मान लेता है। ये डर इतना गहरा होता है कि कई पति डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। समाज में भी ऐसे पुरुषों को शक की नज़र से देखा जाता है, मानो वो अपने ही बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेते, जबकि असलियत ये होती है कि उन्हें बच्चे से मिलने ही नहीं दिया जाता। बच्चों की वसूली का हथियार बनाना केवल पति के खिलाफ क्राइम नहीं है, बल्कि ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ भी है। ये तरीका न केवल एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है, बल्कि एथिकली भी बेहद निंदनीय है। ज़रूरत है कि अदालतें और समाज दोनों इस मुद्दे पर सेंसिटिव हों और ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लें, तभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और पतियों को इस तरह के मानसिक शोषण से बचाया जा सकेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पत्नियों द्वारा पति से जबरन वसूली की। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से तरीकों से ऐसा किया जाता है। पहला तरीका है पति को डराना कि वो उसके खिलाफ झूठा केस कर देंगी। दूसरा तरीका है मेंटेनेंस और एलिमनी के बहाने पति को लूटना। तीसरा तरीका है पति की सोशल इमेज को बिगाड़ने का डर दिखाकर पैसे वसूलना। चौथा तरीका बेहद खतरनाक है और वो ये है कि कई पत्नियां पति से अलग होने पर उससे पैसे वसूलने के लिए बच्चों को हथियार बनाती हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कानून में इन तरीकों के खिलाफ क्या प्रोविज़न है। अदालतें पत्नियों की इस ज़बरदस्ती को किस तरीके से देखती हैं और आज के ज़माने के हिसाब से क्या चेंज आने चाहिए, ताकि पत्नियों द्वारा पतियों से इस तरह की जबरन वसूली पर रोक लगाई जा सके। अब हम बात करते हैं पांचवें और आखिरी तरीके की। वो ये है कि कई पत्नियां अलग होने पर अपने पति को डराती हैं कि अगर उनको पैसे नहीं दिए तो वो सोशल मीडिया पर उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा देंगी। कई मामलों में देखा गया है कि पत्नियां पति के निजी चैट, फोटो या वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसा वसूलती हैं। ये सीधा सीधा एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है और बीएनएस की धारा 308 के अंडर क्राइम है। कई पत्नियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर झूठे आरोप वाली पोस्टें डालने की धमकी देकर पतियों पर मानसिक दबाव बनाती हैं। इस तरीके की ऑनलाइन हरासमेंट से पति की सोशल रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ता है और वो मजबूर होकर आर्थिक समझौते करने लगता है। कभी कभी पत्नियां पति के पर्सनल या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में वॉइस नोट्स, एडिटेड चैट्स या मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट्स डालकर कैरेक्टर असैसिनेशन करती हैं। ये इनडायरेक्ट ब्लैकमेल भी मानसिक प्रताड़ना का रूप लेता है। कई बार पतियों को अदालत और कानून का डर दिखाकर सोशल मीडिया पर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर या डॉरी विक्टिम के नाम से पब्लिक पोस्टें डालने की धमकी दी जाती है। इससे पति और उसके परिवार की सोशल इमेज खराब होती है और इस दबाव का यूज वसूली के लिए किया जाता है। डिजिटल ब्लैकमेलिंग का दायरा केवल पब्लिक एक्सपोजर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ पत्नियां ऑनलाइन लोन ऐप या धोखाधड़ी वाली फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पति का नाम यूज करके उसे कर्ज
चुकाने पर मजबूर करती हैं। ये न केवल फाइनेंशियल शोषण है बल्कि साइबर क्राइम के अंडर भी आता है। इन सब पहलुओं से ये स्पष्ट है कि आधुनिक समय में पत्नियों द्वारा पतियों से वसूली में डिजिटल टूल्स और सोशल मीडिया एक नया और खतरनाक हथियार बन चुके हैं। ऐसे मामलों में लीगल प्रोटेक्शन के लिए बीएनएस की धाराओं, आईटी एक्ट और साइबर क्राइम सेल्स का सहारा लिया जा सकता है। महिला अधिकारों के लिए बने कानून बेशक जरूरी हैं, क्योंकि सदियों से महिलाएं अत्याचार झेलती रही है और आज भी झेल रही हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन्हीं कानूनों का यूज हथियार की तरह करती हैं, जिससे ये कानून न्याय की जगह अन्याय का माध्यम बन जाते हैं। कई रिपोर्टों और स्टडीज दर्शाती हैं कि झूठे केसों के कारण पुरुष न केवल फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। ये टॉपिक केवल पति पत्नी के बीच की पर्सनल लड़ाई का ही नहीं है बल्कि समाज के संतुलन से जुड़ा हुआ कंसर्न भी है। अगर लीगल सिस्टम का मिसयूज जारी रहा तो इससे जेन्युइन विक्टिम्स की आवाज भी कमजोर पड़ती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि मैरिज और उसके टूटने के मामलों में जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए जाएं ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा केस देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं और मेरी टीम उस टॉपिक पर वीडियो तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कोई सवाल भी हों तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु